और जनवरी से लेकर अब तक देखा जाए तो 70 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन खत्म हो चुका है। म्यूचुअल फंड पे जो बड़े बड़े स्टार कहते थे म्यूचुअल फंड सही है, आज किसी एक की हिम्मत नहीं हो रही है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या अमिताभ बच्चन हो। बाजार 700, 800, 1000, 1200 से गिर रहा है और ऐसा कोई भी इंडेक्स नहीं है, चाहे वो बैंक इंडेक्स हो या कोई भी इंडस्ट्री पैरामीटर हो, जहां पे उसने मार नहीं खाया। नमस्कार, मैं विश्वास उर्गे हूं। आज आप फिर से एक बार देख रहे हो कि ये मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया है। वैसे लगातार ये पिछले 5 महीने से हम ये नजारा देख रहे हैं, लेकिन पिछले 15 दिन में जिस ढंग से मार्केट टूटा है, उसका एक बहुत बड़ा असर इस देश के अर्थव्यवस्था पे होने वाला है। आज के दिन में शुरुआत से लेकर अब तक करीब करीब 1400 पॉइंट्स सेंसेक्स के नीचे गिरे हैं, वैसे ही निफ्टी के भी गिरे हैं। निफ्टी और सेंसेक्स अपने अपने बॉटम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब मार्केट बहुत बड़ा क्रैश हो रहा है। वैसे देखा जाए तो निफ्टी में 1996 के बाद सबसे बड़ा क्रैश आ चुका है, वो रिकॉर्ड ब्रेक है। वहां पे वो 20,000 से नीचे जाने की कगार पर है। अब ये सेंसेक्स हो या निफ्टी हो या फिर उसमें लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, सभी जगह सारे शेयर अपने बॉटम लेवल पे आ चुके हैं। अब खतरा मार्केट में यह भी है कि क्या एसआईपी डिसकंटिन्यू करे। म्यूचुअल फंड पे जो बड़े बड़े स्टार कहते थे म्यूचुअल फंड सही है, आज किसी एक की हिम्मत नहीं हो रही है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या अमिताभ बच्चन हो। म्यूचुअल फंड सही कहने वाला आदमी सामने दिखाई नहीं दे रहा है। म्यूचुअल फंड लोग सोच रहे हैं कि हम इसको ब्रेक करें या कंटिन्यू करें। म्यूचुअल फंड सही नहीं है, ये तो साबित हो गया है। यहाँ म्यूचुअल फंड से जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया गया है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में, उसकी पूरी तरीके से बर्बादी हो चुकी है। बर्बादी कहाँ नहीं हुई? देखिए 83-85,000 तक जो सेंसेक्स पिछले नवंबर से लेके जनवरी में हमने देखा था, 1 जनवरी को 78,000 का सेंसेक्स था और आज के तारीख में वो सेंसेक्स 74,000, 75,000 के आसपास लुढ़क रहा है। और ये बॉटम अभी भी जो कुछ साल पहले 60,000, 65,000 के आसपास था, 19 के आसपास की बात कर रहा हूं मैं, वहां तक ये मार्केट नीचे जा सकता है, ऐसे आज के हालात हैं। बाजार गिरने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। इस तरीके से रोज बाजार 700, 800, 1000, 1200 से गिर रहा है और ऐसा कोई भी इंडेक्स नहीं है, चाहे वो बैंक इंडेक्स हो या कोई भी इंडस्ट्री पैरामीटर हो, जहां पे उसने मार नहीं खाया। सब जगह मार खाया। कुल मिला के मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी पिछले 7-8 दिन में 40 लाख करोड़ की तादाद में ढल चुका है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में बात करें, चाहे वो नोशनल क्या हो, और जनवरी से लेकर अब तक देखा जाए तो 70 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन खत्म हो चुका है। इसका एक असर कौन कौन बातों से इस मार्केट पर असर कर रहा है, इसको अगर हम देखें, अगर हम किन बातों का इस मार्केट पर असर हो रहा है ये देखें, तो जनवरी में ट्रंप महाशय का प्रेसिडेंट हो जाना ये नवंबर में तय हुआ था। तो नवंबर से लेके ट्रंप की क्या पॉलिसी रहेगी चाइना की तरफ, रशिया की तरफ, भारत की तरफ, उनके मित्रों की तरफ, इन सारी बातों में पूरी दुनिया देख रही थी कि ट्रंप क्या करेंगे। और ट्रंप ने जो भाषण में कहा था इलेक्शन कैंपेन में, वही बात प्रेसिडेंट होने के बाद उन्होंने जितने भी ऑर्डर्स निकाले भारत को
सबसे ज्यादा मार पड़ी है। वैसे देखा जाए तो अमेरिका के हिसाब से रशिया और चाइना ये दुश्मन की जगह पर है। भारत को वो दुश्मन नहीं मानता, लेकिन भारत अमेरिका के कहने से नहीं चलता है। ये उन्होंने देखकर भारत को वार्निंग दी है कि अगर आप ब्रिक देशों की एक करेंसी फ्लोट करना चाहते हो तो खबरदार। उन्होंने इशारा दे दिया, डॉलर के मुकाबले कोई करेंसी नहीं चल सकती है। ये डिक्टेशन जब से अमेरिका से आ गया है, रुपया टूटने लगा है और इतना टूटा है कि अभी वो 88 के कगार पर आके खड़ा है। और इस रुपया को संभालने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास जितने भी डॉलर्स है वो डॉलर्स मार्केट में ले जा रहे हैं और रुपया को खरीद रहे हैं, फिर भी रुपया संभलने का नाम नहीं ले रहा है। एक स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि पिछले 2 साल में 250 बिलियन डॉलर्स जो अमेरिकी डॉलर्स भारत के फॉरेन एक्सचेंज की किटी में है वो खर्चा हुआ है डॉलर को, रुपया को बचाने के लिए। पहले तो 75 से 80 तक, फिर 80 से 83 तक, फिर 83 से 87 तक, अब वो लुढ़क गया है 88 तरफ। रुपया बचता नहीं है, रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है। और एक बात हमारे इंपोर्ट के पूरे इंपोर्ट पर असर कर रहा है। हमारे इंपोर्ट पर ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज खर्चा हो रहा है, वो तो है ही, लेकिन रुपया बचाने के लिए बहुत सारा डॉलर खर्चा हो रहा है। ये एक फ्रॉड है। हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रहा है और हमारा एक्सपोर्ट्स कुल मिला के हमारे अगर ट्रेड देखा जाए तो 15% एक्सपोर्ट्स के ऊपर हम कमाते हैं फॉरेन एक्सचेंज। अब वो फॉरेन एक्सचेंज महंगा हो गया है, इंपोर्ट पर ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खर्चा रुपया बचाने पर होता है। हमारे इंपोर्ट्स में अमेरिका के प्रेसिडेंट आने के बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि मेरे देश में अमेरिका में आप जब कुछ गुड्स बेचते हो तो उस पर मैं 25%, 30% टैरिफ लगा दूंगा, टैक्स लगा दूंगा, मतलब वो उतने महंगे हो जाएंगे। तो हमारा माल अमेरिका में जाएगा भी नहीं। जो भी कुछ जाता है वो टेक्सटाइल है, कुछ हद तक चाय, कॉफी, मसाले, ये चीजें जाती है, लेकिन ज्यादातर अमेरिका से ही हम लोग ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर्स, ये वो बहुत कुछ लेते हैं। तो अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड ज्यादा सर टेक्सटाइल का है, चाय का है, कॉफी का है। अब बात यह है कि हमारे गुड्स पर इतना बड़ा टैरिफ लगाने के बाद वहां पे वो महंगी हो जाएगी तो हमारा मार्केट श्रिंक हो जाएगा। इसी तरीके से अब मार्केट में जो क्रैश आने की बात हम जो कर रहे हैं, मार्केट में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, ये लोग अपना पैसा जिन इंडियन शेयर्स में, स्टॉक्स में, ज्यादातर लार्ज कैप में उन्होंने रखा था, वो बेच के निकल रहे हैं और वो जा रहे चाइना की तरफ और जा रहे वापस अमेरिका की तरफ। अमेरिका का जो यूएस बॉन्ड्स है, उस बॉन्ड्स में रेट ऑफ रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट की उनकी, वो अभी भी 3%, 4% है। इसलिए यहाँ के मार्केट में शेयर बेच के वो निकल जाते हैं। तो इस मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो मिडिल ईस्ट के हैं वो तो पहले ही भाग गए। जो अमेरिका और यूरोप के इन्वेस्टर्स हैं, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से, बड़े कॉर्पोरेशन से, वो निकल के भाग रहे हैं। उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने में मेरे ख्याल से 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना पोर्टफोलियो बेचा है और वो निकल के भाग गए। इस देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने का नाम नहीं ले रहे। डावोस आया और गया, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इस देश के खाते में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब फॉरेन डायरेक्ट तो यहाँ पे कोई नहीं ला रहा है, मतलब कोई नया उद्योग नहीं आ रहा है। इस देश के उद्योग कम हो रहे हैं और इस देश के उद्योगों में नई नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए रोजगार कम हो रहा है और महंगाई अब चरम सीमा पे है, चाहे वो होलसेल प्राइस इंडेक्स हो या रिटेल प्राइस इंडेक्स हो। दोनों इंडेक्सेस ये बताते हैं कि आम आदमी
100 करोड़ का आम आदमी, 142 करोड़ हमारी जनता है, 100 करोड़ लोग अपने रोजमर्रा का जो इसेंशियल प्रोडक्ट है वो उनकी 8 या 10 हजार की तनख्वाह में ही खरीद पाते हैं। वो बिल्कुल कोई भी महंगी चीज खरीदने के लायक ही नहीं है। वो बड़े मार्केट में बड़े प्रोडक्ट्स जो कारपोरेट्स बनाते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज बनाते हैं वो खरीद नहीं सकते। वो सिर्फ अपने रोजमर्रा के जीवन में जो जरूरी है उतना ही खरीदते हैं। और इसलिए इस देश का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो के धान पर है, वो अगले 5 साल भी रहेंगे। वो 80 करोड़ नहीं, वो 100 करोड़ की जनता 5 किलो के धान पर जीने वाली है। उनके हाथ में परचेसिंग पावर खत्म हो चुकी है और ऐसी हालात में बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रही है। इन्फ्लेशन आरबीआई के हाथ से निकल चुका है, वो डबल डिजिट के आसपास जा रहा है। लेकिन आरबीआई कह रही नहीं नहीं, अभी भी वो कंट्रोल में 6% के नीचे है। आरबीआई सरासर झूठ बोल रहा है। बात मेरी ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों के हाथ में परचेसिंग पावर नहीं और नया रोजगार नहीं बढ़ रहा है। ऐसी हालात में नया रोजगार नहीं पैदा होता है और इस देश में एफडीआई हो या इस देश का कारपोरेट हो या इस देश की सरकार हो, वो कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही कि जिसमें से रोजगार पैदा हो। इसलिए नया रोजगार इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में नया रोजगार नहीं पैदा हो रहा है और जो है रोजगार वो करोड़ों की तादाद में खत्म हो रहा है। ऐसी भयावह स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था जैसे मार्केट डूब रहा है, वैसे अर्थव्यवस्था जैसे सीलोन की हालत हो गई, उसी हालात में भारत देश की अर्थव्यवस्था जा रही है। बात चल रही है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, लेकिन आज भी हम 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर है। और अभी वादा है 2027 का, वादा है 2030 का। ये भूल गए कि वादा उन्होंने किया था 2022 को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। अब वो बातें भूलकर लोग अपने नौकरी, अपना घर, महंगाई में अपने तनख्वाह बचाने की कोशिश में है। मार्केट इतना गिर चुका है कि मार्केट पूरे जीडीपी में, मतलब जितना भी जीडीपी है उतना $5 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन था। आज वो मार्केट कैपिटलाइजेशन, आज का सेंसेस अगर देखा जाए तो वो मेरे ख्याल से $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी इतनी ही है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन ये नोशनल है, कागज पर है, लेकिन जिन लोगों ने अपना जमा पैसा उस शेयर में डाला है, वो मध्यम वर्ग, वो गुजराती, वो बनिया, वो शेयर होल्डर, वो धराशायी हो चुका है। और इस पूरे मार्केट में बैंकों का पैसा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा, एलआईसी का पैसा, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, वो सरकार के आदेश के बाद कुछ बड़े कारपोरेट्स के शेयर खरीदने के लिए डाला जाता है, वो भी डूब चुके हैं। इस तरीके से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी बहुत बड़े खतरे में है। बैंकों का सेंसेक्स बहुत लुढ़क रहा है और बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत जोरों से बढ़ रहा है। लिक्विडिटी का बहुत बड़ा क्राइसिस बैंकों में है। ऐसे हालात में मार्केट बहुत खतरे में है और सेबी का चेयरमैन बदल गया है। तुहिन कांता पांडे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी थे, डीपम के भी सेक्रेटरी थे, वो अब बुच की जगह पकड़ेंगे, सेबी का चीफ बन जाएंगे। आरबीआई का गवर्नर वो भी एक ब्यूरोक्रेट है, सेबी का चीफ वो भी एक ब्यूरोक्रेट है। ये सभी ब्यूरोक्रेट मिलके सरकार की सुनेंगे और आम जनता को राहत देने के वो अब काबिल नहीं रहे, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था इतने खतरे में है कि आम आदमी को रास्ते की लड़ाई लड़ना ये जरूरी बन जाएगा। मार्केट क्रैश होता है तब करीब करीब 10 करोड़ लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अपना डिमैट अकाउंट बैंकों में खोल के इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब वो डर के मारे सहमे हुए कि इस मार्केट का क्या होगा, ये कब इसका बॉटम लाइन आएगा। बॉटम लाइन वैसे आ चुका है, इसके और नीचे जाना मतलब इस देश की अर्थव्यवस्था पूरे खतरे से खाली नहीं है। और ऐसे हालात में बैंकों का लिक्विडिटी क्रंच, बैंकों का कासा नहीं बढ़ना, मतलब करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट नहीं बढ़ना, और ऐसी हालात में इंडिया आईडीबीआई बैंक को बेचने की एक बात सरकार कहती है, इससे बड़ा खतरा कौन सा हो सकता है अर्थव्यवस्था को। कोऑपरेटिव बैंक्स डूब रहे हैं तो मार्केट का क्रैश, रुपए की कीमत विसाविस डॉलर
इंपोर्ट नहीं बढ़ना और इंपोर्ट ही बढ़ना और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ना। और ऐसे हालात में ट्रंप ने अपने जितने भी आइटम्स है 25 या 30% का टैरिफ लगा देना, और अब की बात जो बैरल का रेट है, उस बैरल का जो रेट है, ऑयल के बैरल की मैं बात कर रहा हूं, वो बढ़ने के कगार पर है। मतलब रुपया और भी गिर जाएगा। अमेरिका का तेल अब कंपल्सरी भारत को लेना पड़ेगा। ये बहुत महंगा होगा। इसकी प्रोविजन हमारे बजट में नहीं है, जिसका खर्चा शायद 20,000 करोड़ आ सकता है। मेरी बात फिर से सुन ले, बजट में इसकी कोई प्रोविजन नहीं है। बजट का डेफिसिट जितना प्लान किया गया है उससे बहुत ज्यादा। अब बजट के पहले पार्ट में जो पेश किया गया है उससे सेकंड पार्ट में मार्केट और देश के इकोनॉमी में इतना खतरा है कि बजट के सारे प्रोविजन अप्स एंड डाउन्स हो गए हैं। और इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर अब जो सेकंड राउंड है बजट का, ऐसे वक्त इस डेफिसिट को कैसे कवर करेगी, सरकार की इन्वेस्टमेंट के बारे में और खर्चे के बारे में फिर से उनका क्या अनुमान होगा, और इस देश का जो ब्याज पर 100 में से 38 रुपीज जो चले जाते हैं, इसको सरकार कैसे देखती है और कैसे संभालती है। सरकार कर्जे में डूबा हुआ है। 100 में से इनकम में से अगर 37-38 रुपया अगर ब्याज में चला जाए तो इस देश के हाथ में जो इनकम आएगी, टैक्सेबल इनकम, उसमें से कितना बचेगा देश के विकास के लिए। तो ये विकसित भारत की जो एक नक्शा खींचा गया है, वो विकसित भारत सिर्फ नरेंद्र मोदी और एफएम के मुंह पे ही दिखाई देगा। एक्चुअली इकोनॉमी पूरा नोज डाइव है। और इस देश में अब ट्रंप कह रहा है कि अमेरिका में आओगे तो खबरदार, हम किसी को आने नहीं देंगे, हम वहां के लोगों को भी भगाएंगे। अगर आपके पास $5 मिलियन का गोल्ड कार्ड है तो आइए, अमेरिका को बड़ा बनाइए, एलन मस्क को बड़ा बनाइए और भूल जाइए अपने देश को। इस तरीके का एक टैरिफ वॉर उन्होंने भारत देश के इकोनॉमी में जो हमसे लेने वाले हैं, वो चीज उन्होंने महंगा करके रख दी है। इस तरह के भारत का पूरा अर्थव्यवस्था, मार्केट जितना क्रैश हो रहा है उतना ही इकोनॉमिक क्रैश हो रहा है। ये बात मुझे कहनी थी। इसलिए आज के तारीख में जनवरी में अगर 78,000 का सेंसेक्स था, उसके पहले नवंबर में अगर 83,000 का सेंसेक्स था, आज वो बॉटम लाइन आ चुका है। करीब करीब 70 लाख करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन खत्म हो चुका है। हम बॉटम को ढूंढ रहे हैं, ये हमारा मार्केट कहता है। और बजट का सेकंड सेशन शुरू होगा, तब सबके मुंह देखने लायक होंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने को समझ नहीं पाएगी, और यही वो है मौका विपक्ष को हल्ला बोल करने का। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। हमारी मार्केट, हमारी इकोनॉमी अब बहुत बड़े खतरे में है। ये हमको मान के चलना पड़ेगा, और हमारे पास क्या बचेगा देखा जाएगा। धन्यवाद, मैं यहीं पे रुकता हूं।